हेलो, नमस्ते। आज मैं गोदान उपन्यास पेज नंबर 301 का वाचन करने जा रही हूँ। इससे पहले का वाचन हमने यूट्यूब पर लोड कर दिया है, तो आशा है आप उसे सुनकर लाभ उठाएंगे। तो गोदान का वाचन करिए, पेज नंबर 301। चूहिया स्नेह से उसके केस सुलझाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर में कष्ट कट जाता है। तूने भी तो जैसी चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज? मुझे बता दिया होता तो मैं मौलवी साहब के पास से ताबीज़ ला देती, वही मिर्जा जी जो इस हाते में रहते हैं। इसके बाद झुनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चूहिया शिशु को लिए बैठी और वह साफ साड़ी पहने लेटी हुई है। ऐसी कमजोरी थी मानो देह में रक्त का नाम न हो। चूहिया रोज सवेरे आकर झुनिया के लिए हरिहरा और हलवा पका जाती और दिन में भी कई बार आकर बच्चे को उपटन मल जाती और ऊपर का दूध पिला जाती। आज चौथा दिन था, पर झुनिया के स्तन में दूध ना उतरता था। शिशु रो रो कर गला गाड़े लेता था, क्योंकि ऊपर का दूध उसे पचता ना था। एक क्षण को भी चुप ना होता था। चूहिया अपना स्तन उसके मुंह में देती, बच्चा एक क्षण चूसता, पर जब दूध ना निकलता तो फिर चीखने लगता। जब चौथे दिन सांझ तक झुनिया ने दूध न उतरा तो चूहिया घबराई। बच्चा सूखता चला जाता था। नाखास में एक पेंसिल दूध कहाँ से आए? समस्या जटिल हो गई। देह में खून न लाने के लिए महीनों पुष्टिकर दवाएं खानी पड़ेगी, तब कहीं दूध उतरेगा। तब तक इस मांस के लोथड़े का ही काम तमाम हो जाएगा। पहर रात हो गई थी। गोबर ताड़ी पिए ओसारे में पड़ा हुआ था। चूहिया बच्चे को चुप कराने के लिए उसके मुंह में अपनी छाती डालते हुई थी। सहसा उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी छाती में दूध आ गया और प्रसन्न होकर बोली, ले चूहिया, अब तेरा बच्चा जी जाएगा, मेरे दूध आ गया। झुनिया ने चकित होकर कहा, तुम्हें दूध आ गया? नहीं री, सच, मैं तो नहीं पतियाती, देख ले। उसने अपना स्तन दबाकर दिखाया। दूध की धार फूट निकली। झुनिया ने पूछा, तुम्हारी छोटी बिटिया तो 8 साल से कम की नहीं? हाँ, 8वां है, लेकिन मुझे दूध बहुत होता था। इधर तो तुम्हें कोई बाल बच्चा नहीं हुआ? वही लड़की पेट पोछनी थी, छाती बिल्कुल सूख गई थी, लेकिन भगवान की लीला है, और क्या। अब से झुनिया 4-5 बार आकर बच्चे को दूध पिला जाती। बच्चा पैदा तो हुआ था दुर्बल, लेकिन चूहिया का स्वास्थ्य दूध पीकर गदराया जाता था। एक दिन चूहिया नदी स्नान करने चली गई। बच्चा भूख के मारे छटपटाने लगा। चूहिया 10 बजे लौटी तो झुनिया बच्चे को कंधे से लगाए झुला रही थी और बच्चा रोए जाता था। चूहिया ने बच्चे को उसकी गोद से लेकर दूध पिला देना चाहा, पर झुनिया ने उसे झिड़क कर कहा, रहने दे, अभागा मर जाए वही अच्छा है, किसी का एहसान तो ना लेना पड़े। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। झुनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है। मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है, चाहे मैं मरूं या जीऊं, उसकी इच्छा पूरी किए जाऊं। उसे बिल्कुल गम नहीं। सोचता होगा, यह मर जाएगी तो दूसरी लाऊंगा। लेकिन मुंह धो रखे बच्चू, मैं ही ऐसी अल्हड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था। यहाँ आते ही ना जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर ना ओढ़ना ना बिछावना। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते ताड़ी में उड़ जाते। एक पुराना लिफाफा था, दोनों उसी में सोते थे, लेकिन फिर भी उसमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते। गोबर का जी
शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस कर रह जाता था। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता था, लेकिन जुनिया की ओर से उसका मन खिंचता था। जुनिया भी उससे बात ना करती, ना उसकी कुछ सेवा ही करती, और दोनों के बीच में यह मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, गूढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वहीं जिससे आपस का द्वेष और भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में फाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिला कर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हों। उधर गोबर के कारखाने में भी आए दिन एक ना एक हंगामा उठता रहता था। अब की बजट में सक्रिय ड्यूटी लगी थी। मिल के मालिकों को मजदूरी हटाने का अच्छा बहाना मिला। ड्यूटी से अगर 5 की हानि थी तो मजदूरी घटा देने से 10 का लाभ था। इधर मजूरी घटी और उधर हड़ताल हुई। उसे मजूरी में ढेले की कसौटी भी स्वीकार न थी। अब उस तेजी के दिनों में मजूरी में एक ढेले की भी भर्ती नहीं हुई, तो अब वह घाटे में क्या साथ दे। मिर्जा खुर्शीद संघ के सभापति और पंडित ओकारनाथ बिजली संपाद मंत्री थे। दोनों ऐसी हड़ताल कराने पर तुले हुए थे कि मिल मालिकों को कुछ दिन याद रहे। मजदूरों को भी ऐसी हड़ताल से क्षति पहुंचेगी, यहाँ तक कि हजारों आदमी रोटियों को भी मोहताज हो जाएंगे। इस पहलू की ओर उनकी निगाह बिल्कुल न थी, और गोबर हड़तालियों में सबसे आगे था। वो दंड स्वभाव का था ही, ललकारने की जरूरत थी। फिर वह मरने मराने को ना डरता था। एक दिन जुनिया ने उसे जी कड़ा करके समझाया भी, तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। इस बार गोबर बिगड़ उठा, तू कौन होती है मेरे बीच में बोलने वाली? मैं तुझसे सलाह नहीं मांगती। बात बढ़ गई और गोबर ने जुनिया को खूब पीटा। चुहिया ने आकर जुनिया को छुड़ाया और गोबर को डांटने लगी। गोबर के सिर पर शैतान सवार था। लाल लाल आंखें निकाल कर बोला, तू मेरे घर में मत आया कर चुहिया, तुम्हारे आने का कुछ काम नहीं। चुहिया ने व्यंग के साथ कहा, तुम्हारे घर में ना आऊंगी तो मेरी रोटियां कैसे चलेगी? यहीं से मांग जांच कर ले जाती हूँ, तब तक गर्म होता है। मैं ना होती तो लाल घूंसा तान कर बोला, मैंने कह दिया मेरे घर में ना आया करो। तुम्ही ने इस चुड़ैल का मिजाज आसमान पर चढ़ा दिया है। चुहिया वहीं डटी हुई निशंक खड़ी थी। बोली, अच्छा अब चुप रहना गोबर, बेचारी अधमरी लड़कोरी औरत को मार कर तुमने कोई बड़ी जमामर्दी का काम नहीं किया। तुम उसके लिए क्या करते हो कि तुम्हारी मार सहे? एक रोटी खिला देते हो इसलिए? अपने भाग बखानों की ऐसी काऊ औरत पा गए हो। दूसरी होती तो तुम्हारे मुंह में झाड़ू मारकर निकल गई होती। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। चारों ओर से गोबर पर फटकारें पड़ने लगी। वही लोग जो अपने घरों में अपनी स्त्रियों को रोज पीटते थे, इस वक्त न्याय और दया के पुतले बने हुए थे। चुहिया और शेर हो गई फरियाद करने लगी, दाढ़ी जार कहता है मेरे घर ना आया करो, बीवी बच्चा रखने चला है। या नहीं जानता कि बीवी बच्चे को पालना बड़े गुर्दे का काम है? इससे पूछो, मैं ना होती तो आज या बच्चा जो बछड़े की तरह कुलेल कर रहा है कहाँ होता? औरत को मार कर जवानी दिखाता है। मैं ना हुई तेरी बीबी नहीं, यही जूती उठाकर मुंह पर तड़ातड़ जमाती हूँ और कोठरी में ढकेल कर बाहर से किवाड़ बंद कर देती हूँ। दाने को तरस जाते। गोबर झल्लाया हुआ अपने काम पर चला गया। चुहिया औरत ना होकर मर्द होती तो मजा चखा देता। औरत के मुंह क्या लगे। मिल में असंतोष के बादल घने
घने होते जा रहे थे। पास पाते तो 2-3 मजदूर मिलकर उसे पढ़ने लगते। पत्र की बिक्री खूब बढ़ रही थी। मजदूरों के नेता बिजली काले में आधी रात तक बैठे हड़ताल की स्कीमें बनाए करते हैं, और प्रातःकाल जब पत्र में यह समाचार मोटे मोटे अक्षरों में छपता है तो जनता टूट पड़ती है और पत्र की कापियां दूने तिगुने दाम पर बिक जाती है। उधर कंपनी के डायरेक्टर भी अपने घात में बैठे हुए थे। हड़ताल हो जाने पर ही उनका हित था। आदमियों की कमी तो है ही नहीं, बेगारी बढ़ी हुई है। इसके आधे वेतन पर ऐसे आदमी आसानी से मिल सकते थे। माल की तैयारी में एकदम आधी बचत हो जाएगी। 10-5 दिन काम कर हरज होगा, कुछ परवाह नहीं। आखिर यही निश्चित हो गया कि मजदूरी में कामी का ऐलान कर दिया जाए। दिन और समय नियत कर दिया गया। पुलिस को सूचना दे दी गई। मजदूरों को कानों कान खबर न थी। वे अपने घात में थे। उसी वक्त हड़ताल करना चाहते थे जब गोदाम में बहुत थोड़ा माल रह जाए और मांग की तेजी हो। एकाएक एक दिन जब मजदूर लोग शाम को छुट्टी पाकर चलने लगे तो डायरेक्टर का ऐलान सुना दिया गया। उसी वक्त पुलिस आ गई। मजदूरों को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसी वक्त हड़ताल करनी पड़ी, जब गोदाम में इतनी माल भरा हुआ था कि बहुत तेज मांग होने पर भी 6 महीने से पहले न उठ सकता था। मिर्जा खुर्शीद ने यह बात सुनी तो मुस्कुराए, जैसे कोई मनसबी योद्धा अपने शत्रु के रण कौशल पर मुग्ध हो गया हो। एक क्षण विचारों में डूब रहने के बाद बोले, अच्छी बात है। अगर डायरेक्टर की यही इच्छा है तो यही सही। हालातें उनके मुवाफिक है, लेकिन हमें न्याय का बल है। एक भी नया आदमी ना मिले, यही हमारी फतह होगी। बिजली कार्यालय में उसी वक्त खतरे की मीटिंग हुई। कार्यकारिणी समिति का संगठन हुआ, पदाधिकारियों का चुनाव हुआ और 8 बजे तक रात को मजदूरों का लंबा जुलूस निकला। 10 बजे रात को कल का सारा प्रोग्राम तय किया गया और यह ताकीद कर दी गई कि किसी तरह का दगा फसाद ना होने पाए। मगर सारी कोशिश बेकार हुई। हड़तालियों ने नए मजदूरों का टिट्टी डाल दिया। मिल के द्वार पर खड़ा देखा तो उसकी हिंसा वृत्ति काबू से बाहर हो गई। सोचा था 100-100, 50-50 आदमी रोज भट्ठी के लिए आएंगे, उन्हें समझा बुझा या धमका कर भगा देंगे। हड़तालियों की संख्या देखकर नए लोग आप ही भयभीत हो जाएंगे, मगर यह तो नशा ही कुछ और था। अगर यह सारे आदमी भर्ती हो गए तो हड़तालियों के लिए समझौता की आशा ही न थी। तय हुआ कि नए आदमी को मिल में जाने ही न दिया जाए। बल प्रयोग के सिवा और कोई उपाय न था। नया दल भी लड़ने मारने को तैयार था। उनमें अधिकांश ऐसे भूखमरे थे जो इन अवसरों को किसी तरह भी न छोड़ सकते थे। भूखों मर जाने से या अपने आप बच्चों को भूखों मारने देखने से तो यह कहीं अच्छा था कि इस परिस्थिति में लड़ कर मरें। दोनों दलों में फौजदारी हो गई। बिजली संपादक तो भाग खड़े हुए। बेचारे मिर्जा जी पिट गए और उनकी रक्षा करते हुए गोबर की बुरी तरह घायल पजे हुए। फिकैत अपने ऊपर कोई गहरा बार न पड़ने दिया। गोबर गंवार था, पूरा लट्ठा मारना जानता था, पर उसकी रक्षा करना न जानता था, जो लड़ाई में मरने में ज़्यादा महत्व की बात है। उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई, सिर खुल गए और अंत में वह वहीं ढेर हो गया। कंधों पर अनगिनत लाठियां पड़ी थी, जिससे उनका एक एक अंग चूर हो गया था। हड़तालियों ने उसे गिरते देखा तो भाग खड़े हुए। केवल 10-12 बजे
10-12 जांचें हुई। आदमी मिर्जा को घेर कर खड़े रहे। नए आदमी विजय पताका उड़ाते हुए मिल में दाखिल हुए और पराजित हड़ताली अपने हताहतों को उठा उठा कर अस्पताल पहुंचाने लगे, मगर अस्पताल में इतनी आदमियों के लिए जगह न थी। मिर्जा जी तो ले लिए गए। गोबर की मरहम पट्टी करके उसे घर पहुंचा दिया गया। झुनिया ने गोबर की वह चेष्टाहीन लौथ देखी तो उसका नारित्व जाग उठा। अब तक उसने उसे सबल के रूप में देखा था, जो उस पर शासन करता था, डांटता था, मारता था। आज वह अपंग था, निसहाय था, दयनीय था। झुनिया ने खाट पर झुककर आंसू भरी आंखों से गोबर को देखा और घर की दशा का ख्याल उसके करके उसे गोबर पर एक ईर्ष्यामय क्रोध आया। गोबर जानता था कि घर में एक पैसा नहीं है। वह यह भी जानता था कि कहीं से एक पैसा मिलने की आशा नहीं है। यह जानते हुए भी उसके बार बार समझाने वाले आग लगाकर अलग हो जाएंगे गरीबों के सिर के। लेकिन वह कब उसकी सुनने लगा था। वह तो उसकी बैरिन थी। मित्र तो वह लोग थे जो अब मज़े से मोटरों में घूम रहे थे। इस क्रोध में एक प्रकार की तृष्टि थी, जैसे हम उन बच्चों की कुर्सी से गिर पड़ते देखकर जो बार बार मना करने पर भी खड़े होने से बाज न आते थे। चिल्ला उठते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, तुम्हारा सिर क्यों ना दो हो गया। लेकिन एक ही क्षण में गोबर का करुण क्रंदन सुनकर उसकी सारी संज्ञा सिहर उठी। व्यथा में डूबते हुए एक शब्द उसके मुंह से निकले, हाय हाय। सारी देह भुरकुस हो गई। सबों को तनिक भी दया न आई। वह उसी तरह बड़ी देर तक गोबर का मुंह देखती रही। वह क्षीण होती हुई आशा से जीवन का कोई लक्षण पा लेना चाहती थी और प्रतिक्षण उसका धैर्य आस्था होने वाले सूर्य की भांति डूबता जाता था और भविष्य में अंधकार उसे अपने अंदर समेटे लेता था। सहसा चूहिया ने आकर पुकारा, गोबर, क्या हाल है? बहू, मैंने तो अभी सुना है दुकान में दौड़ी आई हूँ। दुकान में? झुनिया के रुके हुए आंसू उबर पड़े। कुछ बोल ना सकी। भयभीत आंखों से चूहिया की ओर देखा। चूहिया ने गोबर का मुंह देखा, उसकी छाती पर हाथ रखा और आश्वासन भरे स्वर में बोली, यह 4 दिन में अच्छे हो जाएंगे, घबरा मत। कुशल हुई, तेरा सुहाग बलवान था। कई आदमी उसी दंगे में मारे गए। घर में कुछ रुपए पैसे हैं? झुनिया ने लज्जा से सिर हिला दिया। मैं लाए देती हूँ, थोड़ा सा दूध लाकर गर्म कर। संध्या आज और भी उदास मालूम हो रही थी। झुनिया ने चूल्हा जलाया और दूध उबालने लगी। चूहिया बरामदे में बच्चों को लिए खिला रही थी। सहसा झुनिया भारी कंठ से बोली, मैं बड़ी अभागिनी हूँ दीदी। मेरे मन में ऐसा आ रहा है जैसे मेरे ही कारण इनकी यह दशा हुई है। जी कूड़ता है, तब मन दुखी होता है, फिर गालियों भी निकलती है, शराब भी निकलता है। कौन जाने मेरी गालियों। बिंदी बिंदी इसके आगे पर कुछ न कह सकी। आवाज़ आंसुओं के रेल में बह गई। चूहिया ने आंचल से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कैसी बातें सोचती हो बेटी। यह तेरे सिंदूर का भाग है कि बस बच गया। मगर हाँ, इतना है कि आपस में लड़ाई हो तो मुंह से चाहे जितना बकले, मन में कीना ना पाले। बीच अंदर पड़ा हो तो अखुआ निकले बिना नहीं रहता। झुनिया ने कंपन भरे स्वर में कहा, अब मैं क्या करूं दीदी। चूहिया ने ढांढस दिया, कुछ नहीं बेटी, भगवान का नाम ले, वही गरीब को रक्षा करते हैं। उसी समय गोबर ने आंखें खोली और झुनिया को सामने देखकर याचना भाव से छिड़ स्वर में बोला, आज बहुत चोट आ गया है झुनिया। मैं किसी से कुछ नहीं बोला। सबों के अन्यास मुझे मारा, कहा सुना। माफ़ कर, तुझे सताया था, उसी का यह फल मिला है। थोड़ी देर का और मेहमान हो, अब ना बचूंगा। मारे दर्द की सारी देह फटी जाती है। चूहिया के अंदर आकर कहा, चुपचाप पड़े रहो।
बोलो चालो नहीं, मरोगे नहीं, इसका मेरा जुम्मा। गोबर के मुख पर आशा की रेखा झलक पड़ी। बोला, सच कहती हो? उतर गई हैं। ऐसी चोट मर्दों को रोज ही लग करती है। इन चोटों से कोई नहीं मरता। अब मैं चूहिया को कभी न मारूंगा। डरते डरते होंगे कि कहीं दुनिया तुम्हें ना मारे। वह मारेगी भी तो कुछ ना बोलूँगा। अच्छे होने पर भूल जाओगे। नहीं दीदी, कभी नहीं भूलूँगा। गोबर इस समय बच्चों सी बातें किया करता। सदा 5 मिनट सचेत सा पड़ा रहता। उनका मन ना जाने कहाँ कहाँ उड़ता फिरता। कभी देखता वह नदी में डूबा जा रहा है और झुनिया उसे बचाने के लिए नदी में चली आ रही है। कभी देखता कोई दैत्य उसकी छाती पर सवार है और झुनिया की शक्ल में कोई देवी उसकी रक्षा कर रही है। और बार बार चौंक कर पूछता, मैं मरूंगा तो नहीं झुनिया? 3 दिन उसकी यही दशा रही और झुनिया ने रात को जागकर और दिन को उसके सामने खड़े रहकर जैसे मौत से उसकी रक्षा की। बच्चों को चूहिया संभाले रहती। चौथे दिन झुनिया एक्का लाई और सबों ने गोबर को उस पर लाद कर अस्पताल पहुंचाए। वहां से लौटकर गोबर को मालूम हुआ कि अब वह सचमुच बच जाएगा। उसने उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे क्षमा कर दो झुन्ना। इन दिनों 4 दिनों में चूहिया की 3-4 रुपए खर्च हो गए थे और झुनिया को उससे कुछ लेते संकोच होता था। वह भी कोई मालदार तो थी नहीं। लकड़ी की बिक्री के रुपए झुनिया को दे देती। आखिर झुनिया ने कुछ काम करने का विचार किया। अभी गोबर को अच्छे होने में महीनों लगेंगे। खाने पीने को भी चाहिए, दवा दारू को भी चाहिए। वह कुछ काम करके खाने भर को तो ले ही आएगी। हाँ, यह घास कमा लेते थे। वह प्रातःकाल गोबर का हाथ मुंह धुलाकर और बच्चे को उसे सौंप कर घास छिलने निकल जाती और तीसरे पहर तक भूखी प्यासी घास छिलती रहती। फिर उसे मंडी में ले जाकर बेचती और शाम को घर आती। रात को भी वह गोबर की नींद सोती और गोबर की नींद जागती। मगर इतना कठोर श्रम करने पर भी उसका मन ऐसा प्रसन्न रहता मानो झूले पर बैठी गा रही हो। रास्ते बरसात की स्त्रियां और पुरुषों से चुलह और विनोद करती जाती। घास छिलते समय भी सबों में हंसती दिल लगी होती रहती। ना किस्मत का रोना था, ना मुसीबत का गिला। जीवन की सार्थकता में, अपनों के लिए कठिन से कठिन त्याग में और स्वाधीन सेवा में जो उल्लास है, उसकी ज्योति एक एक अंग पर चमकती रहती है। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर जैसे तालियां बजा बजा कर खुश होता है, उसी आनंद का वह अनुभव कर रही थी। मानो उसके प्राणों में आनंद का कोई स्रोत खुल गया हो। और मन स्वस्थ हो तो देह कैसे अस्वस्थ रहे। उस 1 महीने में जैसे उसका कायाकल्प हो गया हो। उसके अंगों में अब शिथिलता नहीं, चपलता, लचक है। सुकुमारता, मुख पर पीलापन नहीं रहा। खून की गुलाबी चमक, उसका यौवन जो इस बंद कोठरी में पड़े पड़े अपमान और कलह की कुंठित हो गया था, वह मानो ताजी हवा और प्रकाश पाकर लहलहा उठा है। अब उसे किसी बात का क्रोध नहीं आता। बच्चे में जरा सा रोने पर जो वह जुल्ला उठती, अब उसे उसके धैर्य और प्रेम का अंत ही न था। इसके खिलाफ गोबर अच्छा होते जाने पर भी कुछ उदास रहता। जब हम अपने किसी प्रियजन का अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने पर इतनी इतनी शक्ति आ जाती, व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोबर उसी प्रायश्चित के लिए व्याकुल हो रहा था। अब उसके जीवन का रूप बिल्कुल दूसरा होगा। उसमें कठोरता की जगह मृदुता होगी, अभिमान की जगह नम्रता। उसे अब ज्ञात हुआ कि सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य में मिलता है और वह इस अवसर को कभी न भूलेगा। मिस्टर खन्ना को मजदूरों की यह हड़ताल बिल्कुल बेजा मालूम होती थी। उन्होंने हमेशा जनता के साथ मिले रहने की कोशिश की थी। वह अपने को जनता का ही आदमी समझते थे। पिछले कौमी आंदोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिस जिले के प्रमुख नेता रहे थे, 2 बार जेल गए और
कई हज़ार का नुकसान उठाया था। अब अब भी वह मज़दूरों की शिकायत सुनने को तैयार रहते थे। अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।